सोमवार से गुरुवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। भागती दौड़ती जिंदगी में थोड़ा ठहरना सीखो। सेहत है अमानत, इसे संभालना सीखो। आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू की इस खास पेशकश हेलो डॉक्टर में मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद जिंदगी का राज, ताकि आप बदल सके अपने जीने का अंदाज। नाजरीन, हमारे चलने फिरने, उठने बैठने, महसूस करने के लिए या फिर हमारे मुस्कुराने में एक मास्टरमाइंड काम करता है, और वो होता है हमारा ब्रेन, यानी कि हमारा दिमाग। हमारा दिमाग जो सोचता है, समझता है, महसूस करता है, फैसले लेता है, यहाँ तक कि हमारे पूरे बॉडी को सिग्नल भी देता है। पर सोचिए, अगर इस सिस्टम में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो जाए तो, या फिर हमारे दिमाग में किसी तरह की कोई बीमारी एक कोने में घर बना ले तो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही बीमारी की जिसका नाम है ब्रेन ट्यूमर। और इसीलिए ब्रेन ट्यूमर पर बेदारी पैदा करने के लिए हर साल 8 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। तो नाजरीन, अगर आज आप भी ब्रेन ट्यूमर पर कोई जानकारी चाहते हैं या कोई सवाल हमसे पूछना चाहते हैं, तो आज पूरा प्रोग्राम आप बहुत ही गौर से देखिएगा। और प्रोग्राम के दौरान अगर कोई भी सवाल आपके जहन में आते हैं तो हमारा टोल फ्री नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश किया जा रहा है, आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल वक्त है इस खास रिपोर्ट का। आज साइंस ने इस कदर तरक्की कर ली है कि इंसानी जिस्म के हर हिस्से का काम वाज़ेह हो चुका है। आज की साइंस हमें ये बताती है कि इंसान का दिल सिर्फ खून पंप करने का काम करता है, चाहने या ना चाहने का अमल दिमाग अंजाम देता है। दिमाग इंसानी जिस्म का सबसे ताकतवर उज़्व है और इसे निज़ामे रईसा में शुमार किया जाता है। इसी दिमाग की हैरत अंगेज कारकर्दगी के बायस इंसान ने आसाइशात से भरपूर जिंदगी मुमकिन बनाई है। दिमागी सलाहियतों और मुस्बत सोच की बदौलत हम जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में तरक्की कर रहे हैं। लेकिन ये भी हकीकत है कि दिमाग एक हसास उज़्व है जो मुस्बत और मुनफी दोनों असरात कबूल करता है। दिमाग में अगर खुलियात गैर मामूली तौर पर बढ़ने लगे तो ये बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिन्हें ब्रेन ट्यूमर कहा जाता है। हमारी खोपड़ी चूँकि सख्त और महदूद जगह रहती है, इसमें किसी भी किस्म की गैर फितरी बढ़ोतरी मसाइल पैदा कर सकती है। ब्रेन ट्यूमर दो तरह के हो सकते हैं, सरतान ज़दा और गैर सरतान ज़दा। ये ट्यूमर दिमाग के निज़ाम को बुरी तरह मुतासिर कर सकते हैं। कैंसर अब मौत की दूसरी बड़ी वजह बन चुकी है। ब्रेन ट्यूमर की इब्तिदाई अलामात में सरदर्द, बेहोशी के दौरे, बीनाई या समाअत में कमी, तवाज़ुन में खराबी, बोलने में दिक्कत और फालिज जैसे असरात शामिल हैं। इन अलामात पर फौरी तवज्जो देकर बरवक्त तशखीस मुमकिन है। हर साल 8 जून को आलमी यौमे ब्रेन ट्यूमर मनाया जाता है, ताकि आवाम में इस मर्ज के हवाले से शऊर बेदार किया जा सके। माहिरीन का कहना है कि सेहतमंद तर्ज़े जिंदगी, तंबाकू नोशी से परहेज और बाकायदा तिब्बी मुआयना ही इस खतरनाक बीमारी से बचाव का बेहतरीन जरिया है। हेलो डॉक्टर में आज का हमारा मौजू है ब्रेन ट्यूमर। कहते हैं कि ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी बीमारी है जिसके सिम्टम्स को शायद बहुत पहचानना इतना आसान नहीं है, लेकिन आज हमारे जो माहिर डॉक्टर्स आपको जो भी हिदायतें देंगे उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं अवेयरनेस अगर अच्छी हो तो बीमारी से लड़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो चलिए आज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर पैनल से आपका तारुफ करवाते हैं। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं डॉक्टर शरद चंद्रा, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी, एम्स दिल्ली से। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है सर।
और हमारे साथ हैं डॉक्टर अनीता जगेटिया, डायरेक्टर एंड प्रोफेसर हेड न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट जीबी पंत हॉस्पिटल दिल्ली से। आपका भी इस्तकबाल है मैम। और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रज्ञान शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोसर्जरी सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली से। आप तीनों का हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डॉक्टर चंद्रा आपसे। और सबसे पहले तो आप हमें ये समझाइए कि ब्रेन ट्यूमर होता क्या है और कैसे ये हमारे दिमाग में घर करता है। और एक बात और, क्या सारे जितने भी ब्रेन ट्यूमर के कैंसर्स होते हैं, क्या ये सब नॉन कैंसरस होते हैं? देखिए, ब्रेन ट्यूमर एक बहुत ही अम्ब्रेला टर्म है। इसका मतलब बहुत तरीके से हो सकते हैं। आप एक WHO की क्लासिफिकेशन देखते हैं ना, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक क्लासिफिकेशन बनाया ब्रेन ट्यूमर्स में। इसमें बहुत अनेक किस्म के ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं। सो फंडामेंटली ब्रेन ट्यूमर एक रसोली है, जो एक ग्रोथ है जो हमारे मस्तिष्क के अंदर बढ़ने लगता है। अब ये बिनाइन भी हो सकता है, मतलब नॉन कैंसरस, या कैंसरस भी हो सकता है। कैंसरस अक्सर हम इसको बोलते हैं ग्रेड 4 ट्यूमर या ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मी बोलते हैं। ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ कैंसर होता है। और इसी तरह बहुत सारे बिनाइन ट्यूमर्स भी होते हैं जो बहुत धीरे से बढ़ सकते हैं। इसी के बेसिस के ऊपर इसका ट्रीटमेंट भी होता है। तो ये कहना गलत है कि हर तरीके का ब्रेन ट्यूमर ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। आज के डेट में ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स का अच्छी तरह इलाज हो सकता है। जैसे बाकी बीमारियों में भी होता है। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। और डॉक्टर प्रज्ञा, यहीं आपसे हम समझना चाहेंगे कि जो ये ब्रेन ट्यूमर की सर ने जैसे कि बताया ब्रेन ट्यूमर के बारे में, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसके वजह क्या होती है, क्योंकि किसी बीमारी को समझने के लिए हम पहले उसकी वजह जानना चाहते हैं। तो हम ये जानेंगे कि क्या वजह होती है ब्रेन ट्यूमर के होने की। देखिए, अब तक हमारे पास जितने भी साइंटिफिक एविडेंस है उसके बेसिस पे बहुत ही कम ऐसे ट्यूमर है, वेरी माइनर प्रोपोर्शन, जहाँ पे हम पिन पॉइंट कॉज को बोल सकते हैं कि इसी कारण हुआ है जी। तो हमें अभी भी बहुत सारे ऐसे सवाल है जिसका जवाब हमारे पास नहीं है कि एग्जैक्ट कॉज ट्यूमर का क्या है। बहुत ही कम परसेंटेज में, वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स हेरिडिटरी होते हैं, मतलब फैमिलीज में होता है, लेकिन वो बहुत ही कम परसेंटेजेस है। हमारे पास ऐसे भी एविडेंसेस है, रिसेंट एविडेंसेस, जिससे कि एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स के वजह से कुछ हद तक ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। बट दीज आर ऑल पॉसिबल थ्योरीज। जैसे हम लोग जब नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं तो फ्रेश वाटर फिश अगर खाते हैं तो थर्मोमीटर में जो मेटल यूज किया जाता है जिसको मार्करी बोलते हैं, तो फ्रेश वाटर फिश में भी मार्करी पाया जाता है। चिकन अगर जो लोग खाते हैं वहाँ पे डायोक्सिन होता है। जो बकरे का मीट जो खाते हैं वहाँ पे एमोनिया कंपाउंड्स होता है, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स है जो जिसके कंज्यूम करने से, खाने से ये पॉसिबल थ्योरीज है। जैसे कई और भी लोगों का बोलना है कि जैसे रेडिएशन, जैसे इफेक्ट ऑफ रेडिएशन अगर होता है, रेडिएशन के वजह से भी ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। बट दीज आर ऑल पॉसिबल थ्योरीज। मतलब हमें अब तक अधिकतर ब्रेन ट्यूमर में एग्जैक्ट किस कारण हो रहा है इसके बारे में अभी तक पता नहीं लग पाया है। ओके। तो डॉक्टर अनीता, आपसे जानना चाहेंगे कि ब्रेन ट्यूमर के बारे में, जैसे कि सर ने एक्सप्लेन किया, डॉक्टर प्रज्ञान ने बताया कि वजह अभी इस तो हम मतलब इतनी अच्छे से इसको नहीं बता पा सकते हैं, लेकिन अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो क्या उसे भी समझना उतना ही आसान है कि क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं ब्रेन ट्यूमर अगर किसी को है तो? रति, ब्रेन ट्यूमर के जो सिम्टम्स हैं वो कई तरह से मैनिफेस्ट कर सकता है। बहुत माइल्ड से सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि सिंपल हेडेक जो सिंपल है, कई सालों से चला आ रहा है, या सडनली कुछ स्टार्ट हुआ है। देन सिंस जैसे आपने शुरू में बताया कि ब्रेन हमारा मास्टर माइंड है, इट इज कंट्रोलिंग आवर बॉडी। सो कंट्रोलिंग का मतलब है कि हमारे जो भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो सब ब्रेन से ही निकल करके हमें सब जगह कनेक्शंस दे रहे हैं। तो अगर हम ऐसे देखें तो राइट फ्रॉम द, जब हम पांचों सेंसेशंस को अगर कंसिडर करें तो जैसे सूंघना है, देखना है, टेस्ट है, स्वॉलो कर रहा है, ये सारे चीजों में कहीं किसी भी फॉर्म में मैनिफेस्ट कर सकता है। और किसी एक पार्ट ऑफ ब्रेन ट्यूमर में, सपोज राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड में कमजोरी आ सकती है। देन ये इसमें एपिलेप्सी, जिसको मिर्गी के दौरे बोलते हैं, वो बहुत कॉमन है इस बीमारी में। और नॉर्मली हमारे पास हिंदुस्तान में जो ट्यूमर्स आते हैं, स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, हमें बहुत बड़े ब्रेन ट्यूमर्स में देखने को मिलते हैं, क्योंकि यूजुअली उनको शायद अवेयरनेस नहीं होती है। इस वजह से वो बहुत लेट मैनिफेस्ट करते हैं, जैसे कि उनका आंखों की रोशनी चली गई,
कि 2 महीने 3 महीने से आंखों की रोशनी चली गई। ऐसा नहीं है कि हम 2 महीने 3 महीने का रोशनी चलेगा और हम उसको निकाल करके रोशनी वापस दे सकते हैं। तो अगर ये अवेयरनेस बढ़ेगी कि कैसे मैनिफेस्ट होते हैं, अगर उनका लाइफस्टाइल में सडनली कुछ चेंज आ गया है, उनका नॉर्मल रूटीन जो चल रहा है उसमें सडन कुछ चेंज आ गया है, तो उनको डेफिनेटली इसको सीरियस लेकर के डरना नहीं है, लेकिन किसी को कांटेक्ट करना है कि इसमें कुछ ऐसा ब्रेन से रिलेटेड तो कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो जैसे कि डॉक्टर अनीता ने बताया, डॉक्टर चंद्रा, कि काफ़ी टाइम बाद पता चलता है, तो ऐसे अगर हम स्टेजेस की बात करते हैं तो क्या क्या स्टेजेस होते हैं ब्रेन ट्यूमर के, जिसमें हमें और कौन से स्टेज पे जाके हमें पता चलता है कि वाकई ही ये बीमारी है? देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्टेजेस में हम बीमारी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके। जो ब्रेन ट्यूमर कैंसरस होता है वो पहले से ही कैंसरस होता है, चाहे वो 1 सेंटीमीटर हो, 2 सेंटीमीटर हो या बड़ा साइज का हो, अगर निकालें तो उसका आउटकम उतना ही रहेगा। देखिए, हर एक बीमारी में कुछ अच्छी बीमारियां होती हैं, कुछ बुरी बीमारियां होती है। ब्रेन ट्यूमर भी ऐसा ही एक टर्म है जिसमें बहुत तरह के ट्यूमर्स होते हैं। तो मैं पहले डील करता हूँ अच्छे ट्यूमर्स की, जिसको हम बोल सकते हैं ग्रेड 1 एस्ट्रोसाइटोमा बोल सकते हैं, ये एक मेडिकल टर्म है। या मेनिंजियोमा बोल सकते हैं, या पिट्यूटरी ट्यूमर है, जो जैसे मैडम बता रहे थे कि आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है जी। तो ये ऐसे ट्यूमर्स है जिसका 100% ट्रीटमेंट हो सकता है और क्योर भी हो सकता है, और जिसको कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की शायद ज़रूरत ना पड़े, और इसमें पूरी भी निकल सकती है। और अगर हम बहुत ही ख़राब किस्म की ब्रेन ट्यूमर देखें, जिसको हम ग्रेड 4 ट्यूमर बोलते हैं, GBM बोलते हैं जिसको, ये आप अगर सर्जरी निकालना पड़ता है, सर्जरी करना पड़ता है, कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी देना पड़ता है, उसके बावजूद भी मरीज सिर्फ 1 साल तक ही बच सकता है। तो ये इसमें इंफॉर्मेशन की बहुत ज़रूरी है, इसलिए इन्वेस्टिगेशंस बहुत जल्दी करना ज़रूरी है। अक्सर ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं, अच्छी तरह ट्रीटमेंट भी हो जाते हैं और मरीज को अच्छा क्यूर भी मिल सकता है। ओके। तो डॉक्टर अनीता, आपसे जानना चाहूँगी कि अभी आपने बताया कि जो शुरुआती सिम्टम्स के बारे में, जैसे सर दर्द का होना एक बहुत ही आम सिम्टम है, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि एक आम सर दर्द जो हमें होता है हम उसे समझ ही नहीं पाते हैं, हम ये समझते हैं कि नॉर्मल हेडेक है, कुछ दिनों में चला जाएगा। तो कैसे हम समझें कि ये जो सर दर्द है वो आम नहीं है, ये शायद किसी एक बड़ी बीमारी की ओर हमें इशारा कर रहा है? बिल्कुल रति, अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मली हम हेडेक को बहुत इग्नोर करते हैं, लोग एक डिस्प्रिन खाते रहते हैं, मेडिकल शॉप से जा जाके कुछ मेडिसिन खाते रहते हैं। अगर चेंज इन कैरेक्टर होता है, कोई भी हेडेक चल रहा है, बहुत हेडेक के बहुत कारण होते हैं, ऐसे ब्रेन ट्यूमर नहीं है, तो इतना भी नहीं डरना है। लेकिन अगर चेंज इन कैरेक्टर हुआ है, मीन्स पहले कभी कभी होता था, बहुत ज़्यादा होता है, हर समय होता है, सुबह के टाइम ज़्यादा होता है, इसके साथ में उल्टी वगैरह होना शुरू हो गया है, या देखने में मुश्किल हो रही है, सुनने में मुश्किल हो रही है, तो इसको थोड़ा सीरियस लेना चाहिए। फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, इंटेंसिटी मतलब पहले कम होता था, बहुत ज़्यादा होता है, रात में अचानक से नींद खुल जाती है उसकी वजह से, और ये सारी चीज़ें अगर दिखती हैं तो उस हेडेक को सिंपल हेडेक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन से हम, जैसे डॉक्टर शरद चंद्रा ने कहा भी, कि हम इन्वेस्टिगेशन से उसको अर्ली स्टेज में पिकअप कर सकते हैं और उसका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करके हम शायद बेटर आउटकम के लिए काम कर सकते हैं। ओके। डॉक्टर प्रज्ञान, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी के परिवार में पहले अगर ब्रेन ट्यूमर की कोई कोई पहले से किसी को हुआ है, तो क्या हम कह सकते हैं कि आगे जेनेटिकली ये मतलब किसी और को हो सकता है, परिवार के किसी अन्य सदस्य को? ठीक है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि ब्रेन ट्यूमर, जैसे सर ने बताया, जब ब्लैंकेट टर्म, तो अगर हम सभी ट्यूमरों को एक साथ अगर ले ले तो उसमें से बहुत ही छोटा सा परसेंटेज है जो फेमिलियल है जी। कुछ कुछ सिंड्रोम्स भी है। सिंड्रोम का मतलब है जैसे मल्टीपल एंडोक्रिन न्यूप्लासिया बोलते हैं उसको, या अलग ये मेडिकल टर्म है, उसको सिंड्रोम है जिसमें कि शरीर के अलग अलग हिस्सों में ट्यूमर हो सकता है। राइट। जैसे ज़रूरी नहीं है कि ब्रेन में ही खाली हो, ब्रेन के साथ लीवर में हो सकता है, पैंक्रियास में हो सकता है, जकृत में हो सकता है। तो ऐसे अगर फेमिलियल सिंड्रोम अगर ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है, हमको पता लग गया है कि फेमिलियल ट्यूमर्स है, तो इन सब ब्रेन ट्यूमर्स के लिए हमें सावधानी, मतलब जल्दी से जल्दी मतलब एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है, और पब्लिक अवेयरनेस और पेशेंट अवेयरनेस इन सब केसेस पे बहुत ज़रूरी है, ताकि जल्दी से जल्दी जैसे ही सिम्टम आए हम डिटेक्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन करके। बट अधिकतर केसेस में ब्रेन ट्यूमर्स फेमिलियल नहीं होते हैं, बहुत स्मॉल परसेंटेजेस है। ठीक। डॉक्टर शरद चंद्रा, कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हमें करवाने चाहिए जिससे कि हमें ये पता चले कि हमें ब्रेन ट्यूमर है? बिल्कुल सही है। देखिए, सबसे पहले आपको जाना चाहिए एक न्यूरोसर्जन के पास,
हो सके आपका हेडेक बहुत ही मामूली सी हेडेक हो सके वो सिर्फ माइग्रेन की वजह से आ रहा हो, तो अपने आप सेल्फ डायग्नोसिस करना मतलब बिल्कुल नहीं चाहिए। ओके। और एक इन्वेस्टिगेशन है जो आजकल बहुत अच्छी तरह डायग्नोसिस होता है, जिसको हम बोलते हैं MRI। तो MRI तो आजकल हर जगह पे अवेलेबल है। तो ब्रेन ट्यूमर के लिए हम MRI विथ कॉन्ट्रास्ट करते हैं, जिसकी वजह से जितने भी ऑलमोस्ट 99.9% ब्रेन ट्यूमर्स बहुत अच्छी तरह इसमें से दिख जाती हैं। और किस तरह के टेस्ट हमें करवाने चाहिए? यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट है। इसके बाद और भी कई टेस्ट है, लेकिन वो डिपेंड करता है अगर न्यूरोसर्जन की उनकी ज़रूरत है कि नहीं। देखिए कभी कभी कुछ ट्यूमर्स होते हैं जहाँ पे हमने उसकी सर्जरी कर दिया, उसकी रेडियोथेरेपी भी दे दिया। अब रेडियोथेरेपी की वजह से भी सूजन आ सकती है, इसको हम बोलते हैं रेडियो नेक्रोसिस। इसका मतलब है आपने रेडियोथेरेपी दिया जिसकी वजह से ब्रेन में सूजन आ रही है। अब कभी कभी MRI करेंगे तो आपको लगेगा कि ये शायद ये ट्यूमर दोबारा बन रहा है। तो इसमें आप कोई एडवांस टेस्ट है जैसे पेट का टेस्ट है, वो करके देख सकते हैं कि ये रिकरेंस है कि ये सिर्फ नेक्रोसिस है, तो ये पता चल सकता है जी। तो मैं बस इतना ही कहूँगा कि MRI, प्रॉपर MRI ब्रेन विथ कॉन्ट्रास्ट एक डेफिनेटिव टेस्ट है। इसके बाद जितने भी टेस्ट से डिपेंड करेगा आपके फिजिशियन के ऊपर। तो आपने जो भी टेस्ट के हमें नाम बताए जैसे MRI, CT स्कैन, ये बहुत बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, तो इसलिए बेहद समझना ज़रूरी है कि कौन से ऐसे सिम्टम्स पे हमें जाना चाहिए इन सब टेस्ट के लिए। तो क्या शरीर के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, या फिर जैसे कि हमने कहा कि एक आम सर दर्द के ऊपर हमें चले जाना चाहिए, या कौन सी ऐसी वजह है जिसे लेके हमें अब होता है कि अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए और टेस्ट करवाने चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। सबसे अच्छा है कि एक न्यू सिम्टम आया है जो पहले आपको नहीं था, वो नई तरह से आपको आया है। जैसे हेडेक है, हेडेक जो होता है आगे की तरफ से होता है, बहुत जोरदार होती है और बढ़ते रहता, हर दिन बढ़ते जाता है। अक्सर 4 बजे सवेरे होता है, तो जैसे ही आदमी उठता है बहुत सर दर्द से उठता है और उल्टी कर लेता है। उल्टी के बाद उसका जो हेडेक है कम हो जाता है। इसके अलावा भी आंखों की रोशनी में कुछ धुंधलापन आ सकती है, कभी कभी कुछ दौरे पड़ सकते हैं, या देख सकते हैं कि हाथ या पाँव में कमजोरी आ सकती है। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट सिम्टम्स है। इसको जब पकड़ते हैं तब ये होने लगता है तो तुरंत उनको न्यूरोसर्जन के पास जाना चाहिए, फिजिशियन के पास जाना चाहिए और इन्वेस्टिगेशंस करके। MRI ऐसा टेस्ट है, बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है, हर जगह अवेलेबल है, बहुत ही अर्ली स्टेज में भी ये पिकअप कर लेता है ट्यूमर को। ओके, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अनीता, हमारा जो ब्रेन है इसमें बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो कि जैसे हमने बताया कि हमारी पूरी बॉडी का पावर हाउस है, तो हमारा सोचना, समझना, चलना, उठना, जैसे कि हमने बताया कि वो सारा का सारा इस ब्रेन पे डिपेंड करता है। तो ट्यूमर भी तो कहीं पर भी हो सकता है ना, और किसी भी हमारा जो भी ऑर्गन है उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है। तो ये भी बड़ा मुश्किल हो जाता है समझना कि यूजुअली जैसे आंखों के इम्पैक्ट डाल रहा है तो हम आंखों के डॉक्टर्स को दिखाते रहते हैं, या कान में इम्पैक्ट डाल रहा है तो हम कान के डॉक्टर्स को दिखाते हैं। तो कैसे हम समझें इस बीमारी को, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। हाँ रति, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये बहुत रूटीन भी है कि अगर आंखों का प्रॉब्लम है तो आंखों के डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कानों का है तो। लेकिन आजकल मेडिकल साइंस इतना एडवांस हो गया है, इवन कान नाक गले वाले डॉक्टर्स हैं उनको भी पता है कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जो ब्रेन ट्यूमर की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। ऐसे ही देखने आंखों वाले डॉक्टर्स को भी पता है, वो फंडस में टेस्ट करते हैं, उनके कई टेस्ट हैं जहां उनका आंखों को देखने के टेस्ट और जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो आते हैं उसमें अगर मिसमैच होता है तो वो डेफिनेटली वो रेफर कर देते हैं। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जहाँ पे ENT डॉक्टर्स और आंखों के डॉक्टर्स दोनों ही आजकल वो भी ऐसे एडवांस टेस्ट कराते हैं जैसे CT स्कैन और MRI, और वो रेफर कर देते हैं उनको कि आपको न्यूरोसर्जन को मिलना है या नहीं मिलना है। और दूसरा एक चीज और है, हम भी एज अ जागरूक नागरिक हम ये भी कर सकते हैं कि अगर हमें कुछ लग रहा है कि आंख का हमने टेस्ट किया, हम छोटी जगह पे पेरिफेरी पे बैठे हैं सपोज, और हमारा ठीक नहीं हो रहा है और एक डॉक्टर से हम सेटिस्फाई नहीं है, तो वो बड़े डॉक्टर्स के पास या बड़े शहरों में जा सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और ओपिनियंस ले सकते हैं। तो उससे शायद हम जल्दी हम लोगों को उस सिम्टम के बारे में पता लग जाएगा कि क्या ये ब्रेन ट्यूमर की वजह से तो नहीं है। तो मतलब हम ये बात कह सकते हैं कि अगर ऐसी कोई भी बीमारी, अगर आपको कोई भी ऐसा सिम्टम नजर आ रहा है तो एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर से ही संपर्क करें उसके लिए। हाँ बिल्कुल। तो डॉक्टर प्रज्ञान, आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी कि कहते हैं ना कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल हर बीमारी के लिए मतलब बहुत ज़रूरी होता है कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। तो क्या ब्रेन ट्यूमर के लिए भी हम कहें कि हमारा जो लाइफस्टाइल होना चाहिए, खान पान होना चाहिए, जो डाइट होनी चाहिए वो एकदम हेल्दी होनी चाहिए, जिससे कि हम बच सकते हैं इससे या रोक सकते हैं इसे? देखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल हर तरीके से इम्पोर्टेंट है जी।
तो टू एन एक्सटेंट ये ब्रेन ट्यूमर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हम अगर जैसे हमारे डाइट में जो हम भोजन करते हैं उसमें किस तरह का भोजन करते हैं, जैसे मैंने बताया कि कुछ हद तक अभी हमारे पास ऑलरेडी साइंटिफिक एविडेंस है कि कुछ एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स कुछ फूड कुछ खाने में काफ़ी हद तक पाया जाता है। तो ये ज़रूरी है कि खाने के मामले में, खान पान के मामले में हम हेल्दी डाइट का इम्प्लीमेंट करें। फाइबर्स का अधिकतर फूडों में होना बहुत ज़रूरी है, वो बहुत ही अहम हिस्सा है हमारे डाइट का। ब्रेन ट्यूमर्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स है जिसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे विटामिन ई हो गया, विटामिन सी हो गया, इनको हम एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं। इनका प्रोटेक्टिव एक्शन होता है ब्रेन सेल्स के ऊपर। नॉट ओनली खाली ब्रेन ट्यूमर्स के लिए ही नहीं, अलग अलग कैंसरस ग्रोथ के लिए भी इन लोगों का प्रोटेक्टिव एक्शन होता है, जिसको हम एंटी ऑक्सीडेंट बोलते हैं, जैसे सेलेनियम है, जैसे मेटल, विटामिन ई, विटामिन सी। तो इन सब चीज़ों का हम जो खान पान करते हैं डाइट में, तो इनको इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओबेसिटी कुछ हद तक अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं आपको माफी चाहूंगी, यहाँ रोकना चाहूंगी, कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो 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 हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद बात नहीं हो पा रही है। तो बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर प्रज्ञान की हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल और हमारी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है किसी भी बीमारी से फाइट करने के लिए। तो डॉक्टर शरद चंद्रा, आपसे जानना चाहेंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि जो बीमारियां होती हैं जैसे ब्रेन ट्यूमर जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, उम्र दराज लोगों में ज़्यादातर देखने को मिलती है। तो क्या ये बात ठीक है कि ये बीमारी सिर्फ एक बड़ी एज में जाके होती है या बच्चों में भी ये बीमारी देखने को मिल रही है? नहीं, ये 100% सच नहीं है। ओके। देखिए, ये इसमें हम ब्रेन ट्यूमर्स को मल्टी फैक्टोरियल बोल सकते हैं। इसके मतलब इसके कई सारे कारण हैं, बहुत सारे कारण हमें पता नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, एक तो डाइट है जी। आजकल बहुत सारे एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स है, खाने में भी बहुत पोल्यूटेंट्स हैं। आप चिकन खा रहे हो, उसमें हेट्रोसाइक्लिक अमीन्स है, फिशेस में मर्क्यूरी, ये सब कार्सिनोजेंस हैं। तो ये पोल्यूशन, माइक्रोप्लास्टिक्स एक बहुत बड़ी आम मतलब काफ़ी सारा अटेंशन से आ रहा है कि इसकी पोल्यूशन है। इसके अलावा रेडिएशन एक्सपोजर है। इसके अलावा अगर हम कुछ केमिकल्स लगाते हैं, जैसे हेयर डाई लगाते हैं, वो भी कार्सिनोजेनिक होती है। ओके। हाँ, और कुछ बहुत कम हद तक कुछ जेनेटिक प्रीडोमिनेंस होती है, लेकिन बहुत कम परसेंटेज में होती है। फिर एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होते हैं। कुछ ट्यूमर्स बच्चों में पाया जाता है, कुछ ट्यूमर्स एल्डरली में पाया जाता है, मतलब जो बुजुर्ग हैं। अब बुजुर्ग में अक्सर ये होता है जिसको हम बोलते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का मतलब और कहीं कैंसर हो गया, वो ब्रेन में भी स्प्रेड हो गया है। ये काफ़ी खतरनाक चीज़ होती है। बच्चों में भी कभी कभी खतरनाक ट्यूमर्स आ सकते हैं। तो लेकिन पैदाइशी भी बच्चों में हम देख सकते हैं क्या ट्यूमर हो सकता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो हर एक एज में हम ट्यूमर्स देख सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी रेयर है। अब है एम्स में, मतलब बहुत सारे पेशेंट्स को देखते हैं, इसलिए हम इस तरह के काफ़ी सारे मरीज को देखते हैं। लेकिन अगर पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स ले तो उतना कॉमन नहीं है, इसलिए सबको डरना नहीं चाहिए कि ये इसको अभी हो सकता है, इसको ये हो सकता है। तो बस जैसे डॉक्टर साहब ने समझाया, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना ज़रूरी है। खान पान जो है घर का ही जब तक करें वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी सारे स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल ना लें, बिल्कुल ठीक है। ये सारी हेल्दी लाइफस्टाइल एक मेंटेन करने से लगभग सारा कुछ चीज़ें कंट्रोल होकर रहती हैं। डॉक्टर अनीता, आजकल जैसे कि हम देखते हैं, मैंने मतलब हो सकता है मिथ भी हो, लेकिन फिर भी आपसे एक सवाल ये पूछना चाहेंगे कि आजकल जैसे बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल हो गया है, लाइफ जैसे कि हमने बताया कि बहुत भाग दौड़ वाली हो गई है, तो इसमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है, या मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप, तो क्या हम कह सकते हैं उनकी किसी तरह के रेडिएशन से या कुछ ऐसी जो हमारी आदतें हैं इस वजह से भी ये बीमारी होने का खतरा बढ़ सकता है? देखो, ऐसा कुछ साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं है। बहुत सारी स्टडीज हैं इसके ऊपर, लेकिन डायरेक्ट लिंक तो किसी का भी नहीं है कि मोबाइल से और इनसे होता है। लेकिन हमें नहीं पता है, बिकॉज हम इनिशियल स्टेजेस में हो शायद कि हम पिकअप नहीं कर पा रहे हैं। तो मे बी फ्यूचर में हमें शायद पता लगेगा कि ये रियली की वजह से प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ये अभी इस मौके पे कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या मोबाइल या लैपटॉप ये सब क्या कैंसर के कारण है। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। डॉक्टर प्रज्ञान, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इस बीमारी, अब
हमारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा जो है एडवांस होती जा रही है, तो इसके इलाज के लेकर क्या क्या तरीके जो है लेटेस्ट क्या एडवांसेस आई हैं उसके बारे में हमें बताइए। देखिए, पहले जो ब्रेन ट्यूमर होता था, पहले का ज़माना जो था और अभी का जो ज़माना है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। जैसे डॉक्टर शरद चंद्र ने बताया कि एमआरआई विथ कॉन्ट्रास्ट, अगर एमआरआई कॉन्ट्रास्ट से डायग्नोस्टिक एज ए डायग्नोस्टिक टूल हम अक्सर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो रिसेंट टेक्निकल एडवांसमेंट खाली डायग्नोसिस में ही हुआ है ऐसा नहीं है। हमारे पास अभी अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप है जिससे कि बहुत बारीकी से हम ब्रेन ट्यूमर कहाँ है जिसको हम नॉर्मल टिश्यू से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमारे पास मशीनें हैं जिसको हम मेडिकल टर्म से नेविगेशन बोलते हैं। नेविगेशन का मतलब है कि जो एमआरआई का जो सीडी का फिल्म है उसको हम मशीन में फीड करके एकदम पिन पॉइंट, बाहर से ही हम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि ट्यूमर इसी जगह पे है। तो छोटे से छोटा इंसिशन दे सकते हैं, जो पहले के ज़माने में बहुत बड़ा इंसिशन देना पड़ता था, बहुत बड़ा काटना पड़ता था। तो बारीकी से बहुत ही छोटे इंसिशन से, जिसको मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी बोलते हैं, उससे पेशेंट को मिनिमम कोलेटरल डैमेज के अधिकतर ट्यूमर को निकाल सकते हैं। पूरा का पूरा ट्यूमर ही अक्सर काफ़ी केसेस पे हम निकाल सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि माइक्रोस्कोप से दिखा जाता है। खाली ऐसा ही नहीं है, हमारे पास सर्जन को ड्यूरिंग सर्जरी करते समय हेल्प करने के लिए और काफ़ी सारे टूल्स है। जैसे अगर आसपास ट्यूमर के आसपास अगर काफ़ी खून की नलकियां है तो कैरोटिड डॉपलर है, डॉपलर मशीन से हम उस वेसल को आइडेंटिफाई करके डैमेज करने से रोक सकते हैं। इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसपे कि हम नार्व वगैरह जो है, नस है, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका डैमेज ड्यूरिंग द सर्जरी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो चुका है। आज के ज़माने में अधिकतर ट्यूमर, मोर देन 90% ट्यूमर का इलाज सही तरीके से हो सकता है विद मिनिमल कोलेटरल डैमेज एंड मिनिमल कॉम्प्लिकेशंस। सो मरीज को डरना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर प्रज्ञान। डॉक्टर शरद चंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर किसी का ब्रेन ट्यूमर का इलाज हो जाता है और सक्सेसफुल भी हो जाता है, तो क्या आगे उसके दोबारा बढ़ने के या दोबारा वो ट्यूमर होने के चांसेस हैं या कितने % हैं? ये अगेन डिपेंड करेगा कि किस तरह का ट्यूमर है। देखिए, कुछ ट्यूमर्स होते हैं बहुत अच्छे किस्म के होते हैं, पूरा निकल जाता है, 100% क्यूर हो जाता है, वापस आने का कोई चांस नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। कुछ ट्यूमर्स होते हैं जिसको निकालने के बाद कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी देना पड़ता है और ये देने के बाद भी बहुत अच्छा इनका आउटकम होता है। जैसे एक ट्यूमर है जिसको मैं मेडिकल लैंग्वेज में बोल सकता हूँ, उसको हम बोलते हैं जर्मिनोमा। ठीक है, जर्मिनोमा एक ऐसा ट्यूमर है जहाँ पे आप एक छोटी सी बायोप्सी ले सकते हैं और रेडियोथेरेपी देंगे तो उसको टिपिकली जो बोलते हैं ना, या मक्खन जैसे पिघल जाता है और बहुत अच्छा आउटकम आ जाता है। कुछ ट्यूमर्स होते हैं जो रेडियोथेरेपी से उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होता, उनको कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। कुछ ट्यूमर्स उस एक्सट्रीम में हैं जिनको रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी सब कुछ देने के बावजूद भी लाइफ स्पैन काफ़ी लिमिटेड होता है। तो हमें समझना चाहिए कि ये ऐसा नहीं है कि ब्रेन ट्यूमर है तो ये हर समय खतरनाक है। जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे की बीमारियां, कुछ अच्छी बीमारियां हैं, कुछ खराब बीमारियां, ऐसे ही ब्रेन में भी बहुत किस्म की बीमारी, ब्रेन ट्यूमर्स होते हैं जो बहुत सारे अच्छे होते हैं और कुछ किस्म खराब होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली, इसके बेसिस क्या उसका आउटकम भी डिटरमाइन करता है। तो डॉक्टर अनीता, जैसे हम ब्रेन ट्यूमर की बात कर रहे हैं, तो ब्रेन ट्यूमर अगर हमारे दिमाग में जैसे रहता है तो क्या ये चांसेस होते हैं कि वो शरीर के बाकी भी हिस्सों में हो सकता है, या जैसे बाकी हिस्सों में जो हमारे ट्यूमर्स होते हैं वो कहीं और फैल जाते हैं, तो क्या ब्रेन का भी ट्यूमर बाकी हिस्सों में जा सकता है या किसी और ऑर्गन को नुकसान पहुँचा सकता है? एक्चुअली नॉर्मली जो रूटीन है वो ये है कि बाकी बॉडी का ट्यूमर मेटास्टेसिस होकर के ब्रेन में जाता है। बहुत रेयरली आपको ऐसा मिलता है कि जैसे शंट अगर डाल दिया, अगर दिमाग के ट्यूमर में दिमाग का पानी अगर रुक गया है कहीं पर, तो उसके लिए कई ऑपरेशंस उसको पानी के रास्ते को रोकने के लिए करते हैं, जिसमें एक वीपी शंट भी बोला जाता है, वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट, जैसे दिमाग से पेट में जाता है वो। अगर वो है तो सीडलिंग हो जाती है कि वहाँ से दिमाग से पेट में सीडलिंग हो सकती है ट्यूमर की। देन ये ट्यूमर दिमाग में अगर है तो स्पाइन में भी जा सकता है। कुछ कंजेनाइटल ट्यूमर्स हैं जो कि हेरिडिटरी हैं, जो फैमिलीज में चलते हैं, जिनमें जेनेटिक एक आजकल बहुत सारा काम क्रोमोसोमल और मॉलिक्यूलर लेवल पे ब्रेन ट्यूमर्स के में हो रहा है, और बहुत सारा ट्यूमर्स के बारे में मॉलिक्यूलर बेसिस नई क्लासिफिकेशन WHO के में भी आया है। तो अगर वो ये जो ट्यूमर्स जो जेनेटिक होते हैं, जो फैमिली में चलते हैं, उनमें डेफिनेटली कई जगह पे ट्यूमर्स होते हैं, जो ब्रेन में भी हो सकते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में भी हो सकते हैं, ब्रेन में दोनों तरफ भी हो सकते हैं, ब्रेन के कई पार्ट में भी हो सकते हैं। जैसे आगे का भाग है हमारा, पीछे कान की नस को सुनने वाला जिसको वेस्टिबुलर नर्व बोलते हैं,
वहाँ ऑडिटरी नर्व बोलते हैं, वहाँ पे हो सकता है। तो ये वाले ट्यूमर्स है जो मल्टीपल जगह पे हो सकते हैं इस तरह से, लेकिन नॉर्मली रूटीनली इतना डिसेमिनेशन ब्रेन ट्यूमर का बाकी बॉडी में नहीं होता है। ओके डॉक्टर प्रज्ञान, जैसे कि हमने इलाज करवा लिया ब्रेन ट्यूमर का, कीमोथेरेपी, सब चीज़ें हो गई, क्या उसके बाद भी क्या मरीज में किसी तरह का हम कुछ और सिम्टम्स देखते हैं, जैसे कि याददाश्त का कम हो जाना, बोलने सुनने में कोई दिक्कत, क्या ऐसी और दिक्कतें आफ्टर मतलब इलाज के बाद भी देखी जा सकती हैं मरीज में? देखिए, केमोथेरेपी आजकल जो है ना, जैसे आपने बताया रेडियोथेरेपी और केमोथेरेपी, आजकल पहले से जैसे सर्जरी में एडवांसमेंट हुआ ऐसा नहीं है। अभी केमोथेरेपी के जो एजेंट्स है ना, जो ड्रग हम इस्तेमाल करते हैं, उनके भी साइड इफेक्ट्स जो है काफी, प्रोफाइल जो है काफी इंप्रूव हो गया है। तो कुछ हद तक ये सही है। जैसे हम रेडिएशन अगर देते हैं तो जैसे सर ने बताया कि सूजन हो जाता है, उसके वजह से मरीज को दिक्कत आ सकती है ड्यूरिंग मतलब एज ए सिक्वेली, जिसको हम सिक्वेली बोलते हैं, मेडिकल ट्रांसफर एज ए सिक्वेली टू ट्रीटमेंट। केमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, कई लोगों का बाल गिर जाता है, कई लोगों का भूख नहीं लगता है, कई लोगों का बाकी ऑर्गन में, जैसे लीवर में जैसे डैमेज होता है, बट दिस और ये सब जो है टेम्पोररी है। जो केमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट्स है, अधिकतर साइड इफेक्ट्स को हम ओवरकम कर सकते हैं। और रेडियोथेरेपी का भी जो साइड इफेक्ट है, सूजन की वजह से जो सिम्टम आता है, वो भी परमानेंट नहीं है। मतलब हम अगर सही टाइम पे उनको आइडेंटिफाई करें और सही तरीके से इलाज करें, ठीक हो सकता है। और आखिर में ब्रेन ट्यूमर्स के लिए रिहेबिलिटेशन जिसको हम बोलते हैं, वो बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। जैसे मैडम ने बताया, ब्रेन ट्यूमर के दो तरह के हो सकते हैं। एक तो जनरलाइज सिम्टम्स जैसे हेडेक, वॉमिटिंग, बाकी कंडीशंस में भी होता है। लेकिन हमारे लिए दो टर्म्स का जनरल पब्लिक के लिए समझना बहुत जरूरी है, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं, इलोक्वेंट कॉर्टेक्स और नॉन इलोक्वेंट कॉर्टेक्स। सर मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगी और ये बातचीत हम कंटिन्यू रखेंगे। कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल था। जी पूछिए। हेलो अपना सवाल पूछिए। सर सवाल ये है कि मेरे सर में बहुत दर्द रहता है, तो मुझे क्या इसके लिए सिटी स्कैन या कुछ ऐसा करवाना चाहिए कि इस तरीके की प्रॉब्लम मेरे साथ आ सकती है, ब्रेन ट्यूमर जैसी, या ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हो? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा डॉक्टर चंद्रा। वही सेम जो सबको टेंशन रहती है कि सर में दर्द, क्या कोई बीमारी तो नहीं है, प्लीज आप बताइए। देखिए, हेडेक ना सबसे कॉमन सिम्टम है। अगर आप देखें दुनिया में हर एक आदमी को हेडेक होता है। आज के ज़माने में दिल्ली में पर्टिकुलरली पोल्यूशन है, आप उसमें ड्राइव कर रहे हैं, आपको हेडेक हो जाएगा। फिर एक चीज़ है जिसको हम बोलते हैं टेंशन हेडेक, तो यहाँ पे सारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, पूरा दिन काम कर रहे हैं, उसकी वजह से हेडेक हो सकता है। तो अगर सिर्फ हेडेक हो गया तो आप प्लीज़ ये मत डरिए कि आपको ब्रेन ट्यूमर है। आपको देखना चाहिए कि हेडेक दिन बर दिन बढ़ रहा है क्या, आज थोड़ा कम है, कल और थोड़ा बढ़ गया, परसों और थोड़ा बढ़ गया। तो इस तरह को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव हेडेक। ये प्रोग्रेसिव हेडेक अगर किसी को हो रहा है तो हाँ, ये थोड़ी चिंताजनक चीज़ है। इसके अलावा उल्टियाँ हो रही है क्या, इसके अलावा आंखों में कुछ धुंधलापन आ रहा है क्या, तो बेटर है कि आप एक फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से कंसल्ट करें। वो एक एक्सपर्ट पर्सन है जो इनको आपको अच्छी तरह गाइडेंस दे सकते हैं, उसके बाद आपको जो ट्रीटमेंट चाहिए दे सकते हैं। अब बहुत सारे लोग जिसको हेडेक होती है उनको माइग्रेन भी होता है। आजकल माइग्रेन की बीमारी बहुत कॉमन हो गई है और उसके बहुत सारे कारण हैं, और माइग्रेन को सिंपल आप दवाइयाँ देंगे तो वो ठीक हो जाएगा। ये एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाता है, उसकी वजह से माइग्रेन आ सकती है। तो बहुत सारे कारण हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि किसी को हेडेक है तो आप ये मत सोचना शुरू करिए कि आपको ब्रेन ट्यूमर है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। और यही डॉक्टर चंद्रा, आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि कहते हैं ना कि अगर किसी भी बीमारी का अगर इलाज चाहिए तो उसके लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप हमें ये बताइए कि हमें कौन कौन से उम्र में और किस तरह के लोगों को जो है रेगुलर टेस्ट या जांच करवानी चाहिए जिससे कि ये प्रॉब्लम ना आए? देखिए, एक एनुअल चेकअप होता है जिसमें आप रूटीन टेस्ट सब कुछ करा सकते हैं, आँखों की जांचें करा सकते हैं, ठीक है। इससे ऑलमोस्ट 90% आपका सारा कुछ स्क्रीनिंग हो जाता है। आप बाकी देशों में वो ब्रेन का स्कैन करते हैं, तो मेरे हिसाब से ज़िंदगी में कम से कम एक बार एक MRI की स्कैनिंग हो जाना चाहिए। और कोई पर्टिकुलर उम्र में हमें करवाना चाहिए? मे बी अराउंड 30-35 में आप एक बार करा सकते हैं। ओके, ठीक है। अब कुछ एडवांस्ड कंट्रीज से जापान है, वहाँ पे वो
एक MRI एंजियोग्राफी भी कराते हैं, एटलीस्ट वंस करके एक बार स्क्रीनिंग करके देख लेते हैं। ओके। ठीक है। अब इसमें एक और डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि अभी हमारा जो MRI करने का जो थ्रेशोल्ड कम हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स आ गए हैं, तो MRI करके अचानक उसमें कुछ चीज ऐसे दिख जाती है जो बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है, जो नहीं बढ़ता है, तो लोग MRI का रिपोर्ट पढ़ के बहुत ही घबरा जाते हैं। तो बेस्ट यही होगा कि आप हर समय एक फिजिशियन से कंसल्ट, एक न्यूरोसर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्टेशन ले, उनकी एडवाइस जैसा है वैसे फॉलोअप करें। और यहीं पे ये भी सवाल उठता है कि ऐसे कौन से लोग हैं, उम्र का तो आपने बता दिया कि 30 से 35 के उम्र में एक बार हमें करवा लेना चाहिए, पर ऐसे कोई लोग हैं जिन्हें पहले से कोई बीमारी है, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्हें स्पेशली ये टेस्ट करवा लेने चाहिए? देखिए, अगर आपकी फैमिली में किसी को ब्रेन ट्यूमर हुआ है तो आप एक बार करा सकते हैं, क्योंकि इवन दो वो डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, लेकिन कुछ पेपर्स हैं बोलते हैं कि अगर आपके फैमिली में हुआ तो शायद आपका प्रीपॉन्डरेंस बढ़ सकता है। कुछ जीन्स है जिसकी वजह से ज़्यादा रिस्क बढ़ जाती है। कुछ बीमारियां हैं जिसको हम बोलते हैं न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस। ठीक है, ये फैमिलीज में चलती है, बहुत ही रेयर किस्म की बीमारी है। तो अगर ये है तो फिर आपको एक बार स्क्रीनिंग कर लेनी चाहिए जी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जी। तो यहीं पर एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो हेलो हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो, आप अपने टीवी की वॉल्यूम थोड़ी सी कम कर लीजिए तो हम आपको आराम से सुन पाएंगे। जी, अपना सवाल पूछिए। जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, आपकी आवाज मुझे आ रही है, आप अपना टीवी का वॉल्यूम, जी अपना सवाल पूछिए। हेलो मैम, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, लगता है आवाज नहीं आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछिए, हमें आपकी आवाज आ रही है। जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं आपको, आप सवाल पूछिए। जी हाँ हाँ बोलिए, सवाल बोलिए मैम। आप मैम अपना सवाल पूछिए। सेंटर में हैवीनेस लगता है, ओके जी, ओके। क्या उम्र है आपकी? अच्छा, ओके ओके, ठीक है। सो डॉक्टर अनीता, उम्र इनकी 70 के अराउंड है, तो इनको जी ओके, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब डॉक्टर बताएंगे। डॉक्टर अनीता, आप बताइए। आई थिंक शी, जैसे अब लग रहा है मिडिल एजेड लेडी हैं, अराउंड 70 ईयर्स। अच्छा, अगर ये बहुत लंबे समय से चल रहा है आपको, अगर सर में दर्द और आंखों का आपने चेकअप करा लिया है कि आंखों का चश्मा 70 साल की उम्र में नॉर्मली लग जाता है, कैटरेक्ट हो जाता है, अगर वो सारी चीज़ें ठीक है, आपने आंखों के डॉक्टर को कंसल्ट कर लिया है, वो सब उन्होंने एक्सक्लूड कर लिया है, तो डेफिनेटली आपको एक फिजिशियन, न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को कंसल्ट करके अपने दिमाग से डाउट निकाल देना चाहिए। कई बार जो हम डाउट लेके बैठ जाते हैं ना, उसी से सर दर्द और बढ़ जाता है। तो कुछ नहीं होगा ये सोच करके एक इन्वेस्टिगेशन अगर हम करा लें MRI ब्रेन, तो उसमें सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, तो वो आपके लिए एक बेटर एडवाइस होगा। बिल्कुल, कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अनीता, हम अक्सर देखते हैं कि लोग ना, जैसे MRI या CT स्कैन का नाम आते ही लोग ना बड़े घबरा से जाते हैं और ये टेस्ट कराने में थोड़ा सा डरते हैं, ऐसा क्यों और क्या सलाह देना चाहेंगे आप ऐसे लोगों को? बिल्कुल सही है, कुछ लोगों को घबराहट होती है, कई कारण है कि एक तो MRI एक मशीन है जिसमें मैग्नेटिक इतना हेवी होता है, 3 टेस्ला, आजकल तो 7 टेस्ला 8 टेस्ला भी आने वाले हैं, उसमें इतनी आवाज होती है, एक तो आवाज होती है, उससे डर लगता है, फिर वो बड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक होता है, क्योंकि मशीन एक बहुत कॉम्पैक्ट सा जगह है, वो बड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक होता है। तो ऐसा नहीं है, बाहर आपके रूम के बाहर बहुत सारे आपको सपोर्ट करने के लिए टेक्नीशियन लोग बैठे होते हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उनके साथ पेरेंट्स को अलाउ कर देते हैं खड़ा रहने के लिए, और सपोर्ट टीम होती है, तो थोड़ा सा उनको बात करके उनको समझा दिया जाता है। नॉर्मली डेफिनेटली डर है थोड़ा, उस डर के, जैसे बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है, तो अगर थोड़ा सा उस डर को काम करके आप अगर MRI कराते हैं, कोई इशू नहीं है।
और सीटी स्कैन में तो डेफिनेटली और भी कम टाइम लगता है, उसमें इतना क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं है। डेफिनेटली वो प्रेगनेंसी छोटे बच्चों को थोड़ा अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें रेडिएशन एक्सपोजर ज़्यादा होता है। तो ऐसा डरने की कोई बात नहीं है, थोड़ा एक इन्वेस्टिगेशन है, थोड़ी सी देर का डिस्कम्फर्ट है, वो देखेंगे तो एटलीस्ट आपका जिंदगी थोड़ा पीसफुल हो जाएगी। एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर अनीता आपने कि परिवार का सपोर्ट बहुत जरूरी होता है। और यहीं पे डॉक्टर प्रज्ञान आपसे मेरा अगला सवाल यही है कि जब भी सर्जरी के बाद या इलाज के बाद मरीज को देखभाल की बहुत जरूरत होती है, तो इसमें परिवार का जो सपोर्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे कुछ हमें स्टेप्स भी होते हैं जो फॉलो करने चाहिए आफ्टर सर्जरी, देखभाल उनकी जिस वक्त हम करते हैं, तो वो कौन कौन सी चीजें होती हैं जो एक परिवार वाले को उस मरीज का ख्याल रखना चाहिए कि कोई गलती ना हो जाए उसके बाद? देखिए, इस पे दो टर्म्स मैं एम्फेसाइज करना चाहूंगा। एक तो है इलोक्वेंट कॉर्टेक्स और नॉन इलोक्वेंट कॉर्टेक्स। इलोक्वेंट का मतलब है कि ब्रेन में हमारे काफी सारे पोर्शंस है जिसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। कहीं पे बोलने का सेंटर होता है, कहीं पे खाना खाने का सेंटर होता है, कहीं पे हाथ पांव का मूवमेंट का सेंटर होता है, कहीं पे सेंसेशन का सेंटर होता है। अगर ब्रेन ट्यूमर इन सब जगहों से निकल के आ रहा है तो इलाज के दौरान या इलाज के बाद, मतलब सर्जरी के बाद, ये ऑलमोस्ट सर्टेन है, मतलब अधिकतर पेशेंट्स में कुछ हद तक दिक्कतें आती है। जिसको एड्रेस करने के लिए रिहेबिलिटेशन, जो मैंने पहले भी बताया था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रिहेबिलिटेशन में फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत अहम रोल है, क्योंकि ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है। जैसे कई लोगों को अगर स्पीच में दिक्कत है तो रेगुलर बेसिस पे स्पीच थेरेपी करना जरूरी है। कई लोगों को अगर मेमोरी में दिक्कत आ गया है ऑपरेशन के दौरान इलोक्वेंट कॉर्टेक्स एराइज करने की वजह से, तो उसके लिए भी फैमिली मेंबर्स का इमोशनल सपोर्ट जो होता है, जैसे सही तरीके से, वो इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका हाथ पांव में कोई कमजोरी है, एक हिस्से में अगर कमजोरी है और जहाँ पे ट्यूमर था, तो इस बात का एहतियात बरतना चाहिए कि मरीज गिरे ना, गिरने से फ्रैक्चर हो सकता है। तो बोलने का मतलब ये है कि फैमिली मेंबर्स का एज सच जो है ड्यूरिंग द रिहेबिलिटेशन बहुत ही अहम रोल है। सो रिहेबिलिटेशन की जो आप बात कर रहे हैं सर, वो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में होना चाहिए या घर में भी आप देखभाल कर सकते हैं? क्योंकि आजकल बहुत सारे सेंटर्स भी खुल गए हैं, हम जानते हैं इस बात को। तो घर में भी क्या उन्हें इस तरह का इलाज मिल सकता है, सपोर्ट मिल सकता है? देखिए, रिहेबिलिटेशन में भी काफी सारे एडवांसमेंट आ गए हैं, तो हर समय सेंटर में जाके रिहेबिलिटेशन करना मुमकिन नहीं है। और जैसे बता रहे रिहेबिलिटेशन सेंटर है, बिल्कुल हुआ है, लेकिन हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि भारत जो है बहुत बड़ा देश है और टायर 3 और टायर 4 सिटीज में, विलेजेस में, जैसे पेरीफेरी में बहुत अच्छे सेंटर्स नहीं है। इन सब में फैमिली मेंबर्स का ही रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप टायर 1 या टायर 2 सिटीज में है जहाँ पे अच्छे सेंटर्स है, तो जरूर रिहेबिलिटेशन में एक बार एटलीस्ट वहाँ पे कंसल्ट करना चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए, और एडवाइस लेने के बाद घर में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और वक्त हो गया है, अब हमारा प्रोग्राम अब एंड स्टेज पे है, लेकिन काफ़ी कुछ जाना आपसे आज ब्रेन ट्यूमर के बारे में। हमने समझा कि टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है, बीमारी से डरने की ज़रूरत नहीं, अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है। तो हम चाहेंगे कि एक छोटा छोटा मैसेज आप हमारे जो नाजरीन हैं, दर्शक हैं, उनके लिए दीजिए कि कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल या कैसे अवेयरनेस हम और क्या क्या अपनी डेली लाइफ में तर्ज़े ज़िंदगी अपनाकर जो है हम लोग बीमारियों से लड़ सकते हैं, बच सकते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर चंद्रा आपसे जानना चाहेंगे। मैं बस ना बोलूँगा कि ब्रेन ट्यूमर का नाम सुनते ही लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, इन्वेस्टिगेशंस भी नहीं करना चाहते हैं। आज के डेट में बहुत सारे ब्रेन ट्यूमर्स 90, 95, 96% अच्छी तरह ट्रीटमेंट हो जाती है। सो ये वक्त है, डरने की वक्त नहीं है, ये वक्त है समझने की वक्त है। तो आप अच्छी तरह समझेंगे तो आपका इलाज भी बहुत अच्छी तरह हो जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, डरना नहीं है, चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। डॉक्टर अनीता, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर हो जाए, डिटेक्ट हो जाए, तो उसमें भी नहीं डरना है, क्योंकि बहुत सारे ट्यूमर्स को हम ऑपरेट करके या डिफरेंट मोड्स ऑफ थेरेपी, गामा नाइफ है जैसे, और कीमोथेरेपीज है, और डिफरेंट टेक्निकल एडवांसमेंट्स से हम उनको ऑपरेट करके बेटर आउटकम ला सकते हैं। सारे ट्यूमर्स कैंसर नहीं होते, कुछ बिनाइन भी होते हैं। और दूसरा चीज़ है, फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, फैमिली को भी इमोशनल सपोर्ट ज़रूरी है। सो दोनों को सपोर्ट चाहिए, फैमिली मेंबर्स को भी चाहिए और पेशेंट जो सफरर है उसको भी चाहिए। एंड ये सारी चीज़ें हम बहुत सारी आज की लाइफस्टाइल
चेंज करके कर सकते हैं। योगा आपको बहुत हेल्प करेगी इस समय में। एक बार से आपका निगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, निगेटिव थॉट्स से आप जो भी काम कर रहे हैं वो पॉजिटिविटी करें तो उसके रिजल्ट्स भी बेटर होंगे। आप रिहैबिलिटेशन भी करें तो उसके रिजल्ट्स भी बेटर होंगे। लाइफस्टाइल बेटर करने के लिए और योगा थेरेपीज और मेनी हीलिंग थेरेपीज आते हैं, बट वो उन सबको आप डॉक्टर की ट्रीटमेंट के साथ ऐड करिए, सिर्फ उसी को प्राइमरी ट्रीटमेंट मत बनाइए। बिल्कुल ठीक कहा डॉक्टर अनीता आपने। और डॉक्टर प्रज्ञान, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही बोलूंगा कि सही टाइम पे वार्निंग सिम्टम्स को पहचाने, सही टाइम पे डॉक्टर्स, एक्सपीरियंस डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और सही इलाज लीजिए। अधिकतर ट्यूमर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट काफी हो गया है, अधिकतर ट्यूमर का सही तरीके से इलाज हो सकता है। बिल्कुल, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सही मैसेजेस आपने दिए और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे प्रोग्राम में आने के लिए और ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी पर हमें बहुत ही आसान तरीके से समझाने के लिए और ये भी बताने के लिए कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जैसे काबिल डॉक्टर हैं हम सभी के लिए। थैंक यू सो मच। तो नाजरीन, हमें उम्मीद है कि आज का हमारा हेलो डॉक्टर का प्रोग्राम आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। और जैसा कि हम हमेशा आपको कहते हैं कि अगर आपकी कोई राय है या फिर कोई सजेशंस हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hellodrurdu@gmail.com। और अगर आप हमारा कोई पुराना एपिसोड देखना चाहते हैं या कोई और जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल DD उर्दू के साथ जुड़ सकते हैं। और अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि अगले हेलो डॉक्टर का जो हमारा मौजू रहेगा वो रहेगा हेयर एंड स्किन प्रॉब्लम। तो देखना मत भूलिएगा और अपनों का ख्याल रखिएगा। और आपको छोड़े जाते हैं टिप ऑफ द वीक के साथ। आदाब। जरूरत पड़ने पर ही सीटी स्कैन या एक्सरे करवाएं ताकि गैर जरूरी रेडिएशन से महफूज रह सकें। स्पीकर फोन का इस्तेमाल करें ताकि फोन को बराह रास्त कान या सर से ना लगाया जाए। हेलमेट जरूर पहने ताकि सर को किसी भी मुमकिन चोट से महफूज रखा जा सके। पेंट, कीड़े मार दवा या सनती केमिकल से एहतियात बरतें और मास्क पहनें। किसी भी गैर मामूली अलामत पर फौरी तिब्बी मुआयना करवाएं। ज़हनी दबाव कम करने के लिए योगा और मुराकबा सेहत के लिए फायदेमंद है। बाकायदा वर्जिश, मुनासिब नींद और मुतवाज़िन ग़िज़ा के जरिए क़ुव्वत मदाफ़ियत को बेहतर बनाएं। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसे